आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जिस सेक्शन की शुरुआत किए थे उसको आज आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत ही आसान टॉपिक और उस टॉपिक पर लगभग आपका बेस बना हुआ है। हम चाहते हैं कि उस टॉपिक के साथ आप बहुत बढ़िया एंजॉय कीजिए और खूब बढ़िया से पहले 2-4 मिनट समझना है और फिर हमारे प्रश्नों का आंसर दें। तो सभी बच्चे एकदम तैयार हैं तो जल्दी जल्दी एक बार इस लिंक को कहीं मित्र तक भेज दीजिए। एक बार आप लिंक भेज देते हैं तो सारे बच्चे जग जाते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं और तब क्लास पढ़ने में आनंद भी कुछ बढ़ जाते हैं। तो चलिए सारे बच्चे एक बार लिंक को भेज दीजिए, लाइक बटन एक बार दबा लीजिए और एक एक अंगूठा का प्रेस दे दीजिए, जिससे हमें मालूम चले कि सभी बच्चे एकदम हार्दिक रूप से एकदम जुड़ गए हैं क्लास को सुनने के लिए। और तब एकदम मजेदार फेज आज हम करेंगे, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाए। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो अब आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान है, इसलिए सारे बच्चे को आंसर भी एकदम क्लियर होते चला जाए। देखो हम पिछले क्लास में जो बताए थे उन बातों को एक बार समझ लीजिए। हमने देखा था एक अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। फिर पिछले क्लास में हमने देखा था एक उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और फिर देखा था समतल दर्पण, प्लेन मिरर। आप सभी बच्चों को बताए थे कि अवतल में यहाँ P, यहाँ A, यहाँ C पर बराबर इमेज बनता है, C से इधर छोटा बनता है, C से इधर बड़ा बनता है। पिछले क्लास में ही समझा चुके हैं। आपको यह भी बताया थे कि F तक वास्तविक उल्टा बनता है, सिर्फ F P के बीच काल्पनिक सीधा बनता है। यह लाइन भी आप सभी बच्चे का बिल्कुल क्लियर है। उत्तल में आपको समझाए थे कि P F C है, इधर कलर किया हुआ है इसीलिए वस्तु इधर है, और इधर में सिर्फ ध्यान रखना है कि अनंत पर तो F पर, और अगर अनंत P के बीच है, अनंत P के बीच है तो आपको बताए थे P और F के बीच होगा, P और F के बीच होगा, और दोनों में बताए थे काल्पनिक सीधा छोटा होगा। बताए थे उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें बड़ा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। समतल में आपको हमेशा बताए थे कि इसमें काल्पनिक सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसमें न कभी बड़ा हो सकता न छोटा हो सकता, केवल बराबर होता। दूसरी बात आप सभी को यह भी याद होगा कि अनंत पर तो F पर और F पर तो अनंत पर, अनंत पर F पर अनंत पर, C पर का C पर। हमने ये भी समझाए थे अनंत C के बीच, FC के बीच, FC के बीच, अनंत C के बीच, FP के बीच, दर्पण के पीछे। इतनी बात पिछले क्लास में हम लोग सुन चुके थे। आज अभी इतना को हम एक बंधन में बांधेंगे। जिन बच्चों का इस बंधन राउंड में 5-6 क्वेश्चन पूछे और वह क्वेश्चन जैसे ही आप सही करते हो तो एकदम होगा कि सर ये तीनों बंध गया, और तब इन तीनों का उपयोग यूज आज हम लोग सीखेंगे। यूज से कैसे क्वेश्चन घूमता है उन सभी चीज पर आप ध्यान दो, और तब जिन लोगों का बेस एकदम सही होगा बड़ा मजेदार फेज आप एकदम वर्क करोगे इसमें। देखिए अब सारे बच्चे खूब बढ़िया से हमारे साथ समझने का कोशिश करेंगे कि सर एकदम समझ गए, कोई दिक्कत अब नहीं है। सबसे पहला तो यह समझो, अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और 20 cm पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो आप अपने से ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक अवतल दर्पण है, P, F और C, फोकस दूरी 10 है तो ये 10 तो ये भी 10, 20 cm पर वस्तु रखे हैं, सोचना कि 10, 10, 20 वस्तु C पर तो प्रतिबिंब C पर वास्तविक उल्टा बराबर बनेगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि 10 cm पर वस्तु रखा गया है, क्वेश्चन पर जरा ध्यान दो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm,
और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? एकदम हल्का क्वेश्चन। तो आपको अपने से समझना है कि सर 10 cm फोकस दूरी है और 10 पर वस्तु है, तो वस्तु F पर है, और अगर F पर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। एकदम ध्यान रखना, अनंत पर तो F पर अनंत पर, अनंत का F पर, F का अनंत पर, एकदम दिमाग में सेट रखें। चलिए, ये तो हमने एक वार्म अप करवा लिया। अब हम चेक करेंगे 5 क्वेश्चन पूछ के आप कितने बच्चे इसमें सही करते हो। 5 क्वेश्चन जिन बच्चों का सही हो गया, वाकई उसने ध्यान दिया है, बहुत बढ़िया समझा है, और एक एक प्रश्न परीक्षा में उसका सही हो। देखो, अब हम आज के लिए पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, देखेंगे कितने बच्चे का आंसर सही होता है। क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी चॉइस ए अनंत पर, चॉइस बी 8 सेंटीमीटर पर, चॉइस सी 8 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, 8 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, और चॉइस डी 8 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, अधिक दूरी पर। आपको 4 चॉइस दिया गया। देखो, अब आज का क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। अब जो बच्चे यहां से हमारे साथ सुर में ताल मिला लो, तो एकदम लगेगा कि सर कहीं दिक्कत नहीं है, एकदम हम सभी सही समझ रहे हैं, और अब हम परीक्षा में हल्का मचा के रख देंगे, एकदम सही। वेरी गुड। देखो कितने समझदार हमारे बच्चे हैं, मुझे एकदम गर्व होता है कि ऐसे ऐसे समझदार लोग पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन देखते ही सही किए हैं, और बिल्कुल सही आंसर है। फोकस दूरी 8 cm है, 8 cm पर वस्तु है, तो वस्तु फोकस पर है, और वस्तु फोकस पर है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और इसीलिए ए में ही अनंत दिखाई दे दिया, और सही आंसर ए हो। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मुझे कभी कभी गर्व होता है कि नहीं, विद्यार्थी है मेरे पास, एकदम इतना जबरदस्त बनाता है कि कहना ही नहीं। हाय रे नालायक, सब मूर्ख, भारी मूर्ख है। मैक्सिमम बच्चा ए आंसर दिया है और सभी को लड्डू नंबर मिलता है। इतने नालायक हो, कारण तुम लोग क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन सुनना ठीक से मूर्ख लोग, नहीं तो फिर मैक्सिमम गलत करोगे। उत्तल दर्पण यहां दिया है और तुम नालायक अवतल सोच रहा है। पहले तो अपने से सोचोगे कि उत्तल बोलेगा तो उत्तल सोचना। PFC 8 cm फोकस दूरी है, तो 8 cm फोकस दूरी है। 8 cm पर वस्तु रखे हैं, तुमको पहले ही समझाए हैं कि इधर वस्तु नहीं रहता है, वस्तु इधर रहता है। 8 पर वस्तु, तो वस्तु अनंत पी के बीच, अनंत पी के बीच प्रतिबिंब क्या होगा, तो कहना समझ गए, PF के बीच होगा, और PF के बीच होगा तो इसका मतलब 8 से कम पर होगा, और इसीलिए जिन बच्चों ने भी C बनाया उनका सही आंसर। न्यूमेरिकल नहीं बनाना था, ये बुद्धि चाहिए, बुद्धि नालायक। नहीं तो तुम लोग क्या किया, अधिकतर नालायक यही किया, ऐसे फटाक से सोच लिया PFC, अरे फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर, 8 cm पर वस्तु, अनंत पर। इतना चाटनी सर पूछते काहे के लिए हैं, हम लोग तो देखते ही मार देते हैं, लड्डू नंबर ले आते। एकदम होश हवास में एकदम बनाओ, लगना चाहिए कि नहीं प्रश्न एकदम होश हवास में बनाया है, ध्यान से बनाया है, तब जाके सही हो। चलिए, अब खैर ठेस लगने से व्यक्ति को ज्यादा अब दिखाई देता है, तो अब आप ज्यादा समझदारी से बना पाओगे। हमारी ड्यूटी सिर्फ इतना ही है, क्लास के दौरान ही इतना ब्रेक मारे कि तुम परीक्षा में एक एक लाइन ठीक से पढ़ो। परीक्षा में एकदम तुरंत देखो उत्तल दर्पण, कहना अरे अरे एक बार तो क्लास में ही भट्ठा बैठ चुका है, अब बैठने नहीं देंगे, अब हम एकदम स्थिर से सोचेंगे और सही करेंगे।
चलिए बहुत सुंदर, देखिए बहुत ही बढ़िया आपने बनाया। अब देखिए अभी आपका हम क्वेश्चन चलेंगे, देखिए कैसे आपको आंसर करना है। आपको अब चॉइस में हम पहले ही दे दे, एक उत्तल दर्पण, आपको चॉइस ही पहले दे रहे हैं। दो अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ए आपको कॉन्वेक्स है, ए आपका कॉनकेव है। और 3 नंबर में दे दें प्लेन मिरर, समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। देखो अब यहां से तुमसे हम 5 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। आपको कैसे बनाना है हम अभी समझा दे, एक क्वेश्चन हम समझा देंगे और फिर तुम खुद से बनाना। आपसे क्वेश्चन कहेंगे कि बताओ, क्वेश्चन एकदम आसान दे दे और आपसे कहें कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपको आंसर इन तीनों में ही कोई एक होगा, एक से ज्यादा होगा, वही लिखना। तो आप कहना कि सर समझ गए, इसमें काल्पनिक, इसमें भी केवल काल्पनिक, वास्तविक केवल अवतल में बनता है, तो आंसर सर दू होगा। तुम केवल दू लिखोगे तो हम समझ जाएंगे कि वो सारा बच्चा समझ रहा है, इसी में आंसर हो। अगर एक से ज्यादा होगा तो तुम अपने कहना कि सर 2-3 होगा, ये 1-2 है तो कहना 1-2 होगा, तीनों है तो कहना 1-2-3 होगा। यही काम तुमको करना है। ये फर्स्ट ट्राइबल था, ये ट्राइबल था, हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखें कितने बच्चे एकदम सही करते हैं। देखो क्वेश्चन यहां से दे दिए, किस दर्पण से बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। जल्दी अब आंसर दो, अब आंसर दो। अब दोगे तो समझेंगे एकदम फिट हो गया। हम तुम्हारे एक एक दिमाग का नस एकदम ठीक कर देंगे। लगेगा कि सर एकदम एक एक नस ठीक हो गया, एक एक नट बोल्ट एकदम सही काम करने लग गया। तब होगा कि हाँ अब सीख गया। क्योंकि प्रश्न को तो विश्लेषण स्तर पे ही इंटर में पूछेगा, बहुत हल्का नहीं पूछे। और इसमें देखिए कई बच्चे का हम देख पा रहे हैं आंसर 1, 2, 3 में आप नंबरिंग दो, केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 3 है। ये नंबरिंग मुझे चाहिए, नंबरिंग चाहिए मुझे। वेरी गुड, वाह बहुत सुंदर। अब मुझे लग रहा है कि नहीं सब बच्चे एकदम समझदार। अब देखो एकदम समझदार है। परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाए, किस दर्पण से बराबर आकार के प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं कि सर बराबर आकार का समतल से प्राप्त होगा, तो 3 नंबर लिख दिए। और हम देख पाए कि मैक्सिमम बच्चे 3 लिखे, लेकिन वो नालायक लोग ये नहीं देखा कि सी पर भी तो बराबर बनता है अवतल में। तुमको पिछले दिन ही समझाया था कि अवतल में सी पर बराबर, इधर छोटा इधर बड़ा, अवतल में तीनों ही बनता है। और इसीलिए जैसे ही बराबर हमने दिया तो आपको सोचना है कि अवतल भी होगा, और इसीलिए सही आंसर 2-3 जिन बच्चे ने लिखा बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे केवल 3 लिखा लड्डू नंबर हो गया। कई नालायक लोग 1-3 लिख रहा है। अरे नालायक, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है, तो उत्तल 1 क्यों लेके चल रहे। एकदम दिमाग होश हवास में रखो। हम चिट्टा दे के पूछ रहे हैं, चोरी कर सकते, चोरी करके भी सही बनाओगे ना तो धीरे धीरे परीक्षा में बन जाएगा, नहीं तो ये सब सेक्शन मैक्सिमम बच्चे से नहीं बन। चलो बहुत सुंदर, लेकिन इसमें खुशी है मुझे कि ज्यादातर बच्चे ने सही किया। चलिए अगला प्रश्न इसी तरह से पूछ लेते हैं। बताओ किस दर्पण में, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, जल्दी से आंसर दो। किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। फटाफट एकदम आंसर के लिए एकदम तैयार हो जाओ। देखिए कितने बच्चे बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। हमें नंबरिंग चाहिए, नंबरिंग देखो और उसको लिखो कि हाँ सर ए वाला आंसर सही है। बहुत सुंदर, देखिए बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चे जोर लगा रहे हैं और यही जोर एकदम सही होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो एक बच्चे 1 लिखा है, पता नहीं नालायक कैसे 1 लिखा है। वेरी गुड,
काल्पनिक प्रतिबिंब आपको अभी सिखाए कि इसमें समतल में भी बनता है, इसमें भी काल्पनिक बनता है, इसमें भी काल्पनिक बनता है। तो एक लाइन गट्ठर बांध लो, काल्पनिक प्रतिबिंब सभी प्रकार के दर्पण और सभी प्रकार के लेंस से प्राप्त किया जा सकता है। यह लाइन बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठा ली। काल्पनिक प्रतिबिंब सभी प्रकार के दर्पण और सभी प्रकार के लेंस से प्राप्त किया जा सकता है। यह लाइन बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। तो यह बात आप सभी लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया। 1 2 3 जो बच्चों ने बनाया उनका बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही सुंदर, मैक्सिमम बच्चे ने सही किया है इस प्रश्न का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। जल्दी से मुझे आंसर दे दोगे, देखिए कितने बच्चे सही करते हो। एकदम इसी प्रकार से फॉर्म में रहना, अच्छा आंसर दे रहे हो, यही जरूरत भी है। चलो जल्दी से देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, किस दर्पण में काल्पनिक बराबर प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? बराबर प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। नंबरिंग दो जल्दी जल्दी, 5 आंसर ऐसा क्वेश्चन अभी पूछेंगे, तब होगा कि हाँ अब लाइन पे तुम आ गए हो। मेन लाइन पे आओ, लाइन पे कि सर कुछ भी पूछिए हम बनाएंगे। ये करने लगोगे तो परीक्षा में बना दो, और केवल 2-4 नालायक जैसा किसी किताब से केवल ऑब्जेक्टिव टिक मारोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हमने आसान क्वेश्चन दिया, किस दर्पण में काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड। कई बच्चे केवल 3 लिख रहे हैं, कई बच्चे 2-3 लिख रहे हैं। अरे बराबर तो यहां भी है, तो अवतल भी हो गया, और बराबर यहां भी है तो समतल भी हो गया, और 2-3 वाह। और देखो एकदम सुर में ताल लगा है, 2-3 मैक्सिमम बच्चे 2-3 लिखे हैं। हाय रे नालायक सब, यहां ब्रेक मारा हुआ है नालायक, काल्पनिक। यहां बराबर है भी तो यहां एफ तक वास्तविक था, इसमें सिर्फ काल्पनिक सीधा बड़ा बनता है। और इसीलिए अगर ब्रेक मार दिया काल्पनिक बराबर, तो काल्पनिक बराबर सिर्फ समतल में हो सकता है। इसीलिए जिन बच्चों ने केवल 3 लिखा था, बिल्कुल सही जवाब। और जो नालायक लोग हमारे 2-3 लिखने के बाद उधर 2-3 का स्पीड बढ़ाया था, वो भारी नालायक सब। बुद्धि नहीं लगाओगे तो नहीं बनेगा, बुद्धि एकदम अपने पास रखो। चोरी अलाव रखे हैं तो एकदम दिमाग लगाओ कि हाँ सर अब समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? तो अगर अवतल दर्पण होगा तो एफ तक जो इमेज बनेगा वो हमारा इमेज वास्तविक उल्टा बनेगा। सिर्फ यहां पे काल्पनिक बनता है और काल्पनिक इसमें बड़ा होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए अब धीरे धीरे आप लोग, कई बच्चे हमारे अनुसार बदलता है, तुम अपना बुद्धि के अनुसार बदलना। चलो अगला एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, तब इस पे वार्मअप आपका होगी। इसके बाद अभी उपयोग सिखाएंगे, एकदम बहुत बढ़िया से सीखना, क्योंकि हम सारे उपयोग सिखाने के बाद फिर 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन फिर पूछेंगे, और फिर देखेंगे कि आप बुद्धि लगा पाते हो कि नहीं। लगा पाते हो देन सही, नहीं लगा पाते हो तो 10वां वाला बात करने से इंटर में बहुत अच्छा नहीं होगा। 10वां में क्या है, साइड मिरर में, ये दर्पण साइड मिरर में, इसमें नालायक हजामत बनाने में अवतल दर्पण तुमको कहेगा अब इधर हजामत बनाने के लिए चेहरा रखेंगे सी पर, ए पर, अब तुमको बैठ के वही हजामत बना देगा। अब जिस बच्चे के अंदर कॉमन सेंस है तो बना के आओगे, नहीं तो परीक्षा में सेटर तुम्हारी हजामत बना के तुमको बाहर कर देगा। तो इसीलिए एकदम होश हवास में यहाँ पर चलना, तो लगे कि हाँ सर अब बहुत सावधान हो गए, अब तो लाइट में हम सर तहलका मचा के रख देंगे, एकदम सही कर देंगे। चलो अंत भला का भला, एकदम देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न को सही करते हो। चॉइस यही है 1 2 और 3, और एकदम सोच करके सही बना देना, एकदम सोच करके सही बना देना। देखना है कितने बच्चे इसको सही करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से। डी में कोई 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आप जल्दी से बुद्धि लगा दो, हम देखना चाहेंगे कितने बच्चे एकदम इसको सही करते हैं। एकदम सोच के सही करो,
छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एकदम आसान क्वेश्चन, आपको चिट्टा यही दिए हैं, क्वेश्चन यही दिए हैं, केवल बुद्धि लगा लो, आंसर कर दो। चलिए बहुत सुंदर, देखिए बहुत ही बढ़िया, आपका आंसर आना शुरू हो गया है। छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे यहां देखें कि इसमें बराबर है तो समतल नहीं होगा, तो 3 नहीं लिखे। छोटा प्रतिबिंब उत्तल में प्राप्त होता है तो उसने 1 लिखा है, बहुत बढ़िया। और छोटा यहां भी बनता है तो इसीलिए अवतल भी होगा। जिन बच्चों ने 1, 2 लिखा बिल्कुल सही जवाब लिखा। केवल 1 लिखे हो तो लड्डू नंबर हो जाए। और इसीलिए परीक्षा हॉल में इतनी बुद्धि एकदम होश हवास में रखना। चलिए बहुत सुंदर, इसमें मैक्सिमम बच्चे सही कर लिए हो। अब आपका यहां से फेज हम बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपका अब सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं और इसका होगा हेडिंग दर्पण का उपयोग। दर्पण का उपयोग हम चलेंगे एकदम बढ़िया से। 5 मिनट मेरे साथ एकदम ध्यान से समझना और तब हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसको आंसर करना। कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ मिरर। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सारे बच्चे यूज ऑफ मिरर बहुत शानदार ढंग से आंसर दोगे, कारण 10th में भी कुछ कुछ हल्का झलक आप ले चुके। तो चलिए यूज ऑफ मिरर एकदम शानदार ढंग से सीखने के लिए लाइक वाला जरा एकदम प्रेस कर लीजिए। दोनों का संख्या से लाइक वाला ज्यादा रहता है ना, तो हमारे सिखाने का रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है कि सारे अपने ही सीख रहे हैं, तो इनको जबरदस्त सिखा देना, एकदम जबरदस्त सिखा देना है। और वहां तुम्हारे लाइक नहीं रहते और पार्टिसिपेशन में ज्यादा रहते तो वो गैर का एहसास कराते रहता है, उसको हमेशा घटाता है मेरा मन और कहता है इतने गैर लोग भी पढ़ रहे हैं जो केवल इधर उधर करने के लिए पढ़ रहे हैं, आपके वे अपने नहीं। तो इसीलिए वहां का तो की तुम्हारा बताता है कि कितने लोग मेरे अपने। तो चलिए अब एकदम पूरे शानदार ढंग से यूज ऑफ मिरर को अभी हम शुरू करेंगे और एकदम बढ़िया से हम लोग इस पे परफॉर्म करें। हम उम्मीद करेंगे कि इस पर जब क्वेश्चन चलेंगे तो एकदम बढ़िया ढंग से आप आंसर करोगे। अब देखिए लगातार आप सभी का एकदम सुर ताल एकदम आ गया है। अब सभी बच्चे अपना कमेंट्स को थोड़ा देर के लिए डिस्क ब्रेक लगा लेना कि सर पूछेंगे तब आंसर दे। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दें, लगभग 50 नालायक ऐसा है जिनका अभी भी अंगूठा लाइक पे नहीं गया है। अरे नालायकों टिप दे, तब जाके ब्रेन धरेगा, नहीं जब तक टिपेगा जितना ऐंठ के रहोगे उतना ही दूर होते जाएगा। ये पढ़ाई है, झुकोगे तब सीखेगा, टाइट होगे नहीं सीख पाओगे। तो चलिए अब हम लोग जरा एकदम ध्यान से समझें। पहला नंबर हम चल रहे हैं समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग देखो एकदम हम आसानी से सबको पहले हम बता देंगे, तब कुछ क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे हमारे कितने बच्चे इसको आंसर को सही करते। ध्यान दो, समतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है, एकदम ध्यान से सुनते जाइए। पहला उपयोग सभी बच्चे के घर में समतल दर्पण है और वह समतल दर्पण में क्या करते हैं, बाल झाड़ने में समतल दर्पण को क्या करते हैं, पाउडर लगाने में, क्रीम लगाने में, यानी ले दे के सीधा सीधा हो गया। इसका उपयोग ड्रेसिंग टेबल में करते हैं। ड्रेसिंग टेबल में करते हैं। ड्रेसिंग टेबल का मतलब आप सभी लोग देखे होंगे कि इस तरह का एक टेबल है जिसके बीच में ऐनक है, इसी में ड्रेसिंग वाला कई रो ड्रॉअर बना हुआ है और इसी में आप देखते हो कि यह दर्पण समतल दर्पण, इसमें कई रो बना हुआ है, पाउडर, क्रीम, इधर लिपस्टिक, कंघी, इसी में रखिए और एकदम ड्रेसिंग कर लीजिए, सजा लीजिए। यह ड्रेसिंग टेबल हो गया और यही आईना कई बच्चे कह रहे हो, तो यही ड्रेसिंग टेबल हमारा समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। दूसरा नंबर हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे तो इसी का उपयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। सोलर कुकर में हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से सीखते जाना और तब अंतिम में हम देखेंगे कि हाँ एकदम याद तुम्हारा हो पाया है कि नहीं। तो समतल दर्पण का दूसरा उपयोग हो गया सोलर कुकर में।
अब सोलर कुकर, कई बच्चे को लग रहा होगा कि सर सोलर कुकर में तो अवतल दर्पण प्रयोग होता है, अवतल दर्पण होता है, ये गलत बता दिए सर। कई लड़का इतना नालायक होता है ना, केवल गलती खोजने आता है। वो नालायक को इतना नहीं मालूम है कि जितना तुम्हारा उम्र है उतना साल से आदमी पढ़ा रहा है। तो गलती मत खोजो, सीखने में लगो कि बता रहे हैं तो जरूर कोई बात हो, जरूर कोई बात होगा। इस सोलर कुकर में कैसे आ गए? तो अब जरा बात को गंभीरता से समझना। आपको आगे हम इसमें समझाएंगे। सोलर कुकर भी दो तरह का होता है। एक सोलर कुकर में आपको ध्यान रखना है, एक सोलर कुकर में समतल दर्पण होते हैं और दूसरे सोलर कुकर में आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण होते हैं। और दो प्रकार के सोलर कुकर हम लोग यूज करते हैं। और इसी में जो सोलर कुकर में समतल दर्पण है, हम चाहेंगे बढ़िया से उस समतल दर्पण वाले सोलर कुकर को आपको दिखा दे। एक तो आप समझ गए कि देख लीजिए, ये ड्रेसिंग टेबल है और इसी ड्रेसिंग टेबल में हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर हम लोग चले तो ड्रेसिंग टेबल के बाद ये देखो, अभी जो तुमको फिगर दिखा रहा है यही समतल दर्पण वाला सोलर कुकर। ये समतल दर्पण के सोलर कुकर में होता क्या है उसको हम समझा दें। देखो, इसमें एक कांच है। कांच की एक प्रॉपर्टीज होती है, गुण होता है कि इसके अंदर जो लाइट है वो आ जाएगा सभी, लेकिन परावर्तन के बाद जो दीर्घ तरंग है वो इससे नहीं निकल पाता। और इसी कारण से इसको धूप में रख दीजिए, अंदर बॉक्स है, सब काले रंग से रंगा हुआ, काला चीज भी उष्मा को अवशोषित करता है। और इसमें आप चावल, दाल और जो आलू चढ़ा दीजिए और इसको पूरा पैक कर दीजिए। पैक हो जाने के बाद अंदर का उष्मा बाहर नहीं निकले। और अगर आप धूप में रख दोगे तो धूप से यहां अंदर में उष्मा जाएगी और 1-1.5 घंटा छोड़ दोगे तो अंदर में जो तुम रखे हो वो भोजन बनके तैयार हो जाए। लेकिन एक कमी समझ लो, समतल दर्पण के सोलर कुकर में भूंजने तलने का काम नहीं कर सकते। तुम चाहोगे कि इसमें सर भुंजिया भुंजाएगा तो जैसी खोलोगे भाग जाएगा। समतल दर्पण के सोलर कुकर से केवल डीवीसी बनेगा, बस। डीवीसी के प्रेमी आदमी हो तो अच्छा है। डीवीसी का मतलब तुम सभी बच्चे समझ गए होंगे। डीवीसी का मतलब दाल, भात और चोखा, ये 3 आइटम खाना है तुमको। कि सर डीवीसी हम खाते हैं, अच्छा है, तो बस ये ठीक ठाक है। एक में चावल, एक में दाल, एक में आलू, पैक, धूप में रख दो, 1.5 घंटा बाद तैयार। आलू को छिल के बना दो सी और डीवीसी तैयार, खाओ पियो। तलने भूनने का काम इसमें नहीं हो। ये आपको ध्यान रखना है। समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल में नहीं। तो अब आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि जो समतल दर्पण का सोलर कुकर होता है, उस समतल दर्पण के सोलर कुकर में तलने भूनने का काम हम नहीं कर सकते। अब आपको यहां पर बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है तीसरा नंबर। इसका अगला उपयोग हम लोग जो करते हैं वह उपयोग है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप में इस समतल दर्पण का चौथा उपयोग अगर हम करें तो इसका चौथा उपयोग है कैलिडोस्कोप में। इसका 5वां उपयोग अगर करें तो ये हो गया सजावट में। बस आपके लिए 4-5 उपयोग काफी है। अब जरा यहाँ पे खूब बढ़िया से सुनते जाइए तो एकदम लगेगा कि सर सब याद होते जा रहा। हमको चाहिए अभी का अभी, ताजा ताजा एकदम याद करो। और सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुन लीजिए। कई बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा होगा, स्वाभाविक बात है कि सर पेरिस्कोप क्या है, कैलिडोस्कोप क्या है, सजावट की सामग्री क्या है, ये क्या है। तो बहुत आसानी से सब बच्चे समझ रहे होंगे। सजावट की सामग्री में देखे होंगे कई के घर में पर्दा में भी बहुत छोटा छोटा ऐनक सिया हुआ, सुंदर बनाने के। अंडा का ट्रे है, उसमें छोटा छोटा ऐनक गोल गोल है, उसको साटे हुए हैं। अरे कुछ नहीं समझ रहा है तो शादी विवाह में देखा होगा जो झाड़ फाटक है, दुल्हा के मौरी है, वो मौरी में भी देखोगे तो एक वो छोटा ऐनक साट देगा कि देखने में सुंदर लग। हो गया सजावट वाली बात, तो दुल्हा वाला बात तो तुमको तुरंत याद ही हो जाता है।
तो इसीलिए ये सभी बच्चे का बिल्कुल क्लियर हो गया कि छोटा छोटा जो सिस्टम देखे होगे ऐनक सजाने के लिए, तो कहोगे इसमें समतल दर्पण का प्रयोग। तो समतल दर्पण में सारे बच्चे को ये लाइन क्लियर हो गया। ड्रेसिंग टेबल, सोलर कुकर, सजावट। दो बात सभी बच्चे को अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, व्हाट इज पेरिस्कोप एंड व्हाट इज कैलिडोस्कोप। तो ये तुम अपने से भी बना सकते हो। पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप ऐसे हम दिखा दे तो देखो, ये जो पार्ट देख रहे हो यही पेरिस्कोप है, यही पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप में होता क्या है हम बता भी दें, और आप अपने से बना भी सकते हो, बड़ा मजेदार बन सकता है। देखो पेरिस्कोप कैसे बनाओगे इस बात को सुन लो। सबसे पहले क्या करना, मान लो कि तुम्हारे घर में सारे बच्चे जो भी हैं, अब ऑफलाइन रहता है तब तो हम प्रोजेक्ट वर्क में देते हैं कि बना के लाना कौन कौन बच्चे पेरिस्कोप बना सकता है। और हमने देखा है हमारे बच्चे भी इतना बढ़िया पेरिस्कोप बनाते हैं कि मार्केट वाला फेल। टेलीस्कोप नहीं है बाबू, ये है पेरिस्कोप। टेलीस्कोप तो दूरबीन होता है, ये है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप है। अब पेरिस्कोप क्या है यही समझा है। तो आपको ध्यान में यह सेट करना है कि मान लो तुम्हारे घर में पेस्ट वाला डब्बा आया, पेस्ट उसके अंदर है, तो ये डब्बा तो तुमको मिल जाएगा। पेस्ट निकाल के बाहर, कूट वाला डब्बा बाहर फेंक दो, तुम फेंकना नहीं, इसको रखे रहो। और रखे रहने के बाद इस डब्बा में दो छेद कर लेना, ब्लेड से काट लेना, एक यहां पे कट गया, एक यहां पे कट गया, ये तो आसानी से तुम काट सकते हो। अगर तुम्हारे घर में कोई ऐनक फूट गया है, गिर करके कोई ऐनक फूट गया है, तो आपको समझना है कि अगर घर का कोई ऐनक फूट गया है तो अपने से उसको जहां फोटो मढ़ता है उसके पास ले जाएंगे और कहेंगे कि इसके नाप का 2 ऐनक काट दीजिए, इसके नाप का 2 ऐनक काट दीजिए। 2, 4, 5 रुपया लेगा, तुमको काट के दे देगा। फूटा हुआ ऐनक का भी प्रयोग हो। और अब यही दोनों ऐनक जब तुम लगा दिए तो आपके पास मशीन एक तैयार हो गया। इसी मशीन को हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। अब इस मशीन का काम क्या है उसको सुन लीजिए। इस मशीन का काम है, अब आप अपने छत के बाउंड्री से इधर रहिए और बाउंड्री के बाहर कौन जा रहा है कौन आ रहा है आप पीछे से ही देखिए। आपको कोई ना देखे लेकिन आप देख सकते हैं। कैसे? तो कोई आएगा जाएगा तो इमेज यहां, उससे यहां, और आप आराम से इसको देख सकते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इसी को हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। इसका मेन काम क्या है? सेना लोग गड्ढा बना के रखते हैं। अब बताओ, सेना लोग जो हमारा बॉर्डर है उस पे गड्ढा बना के रखते हैं। और उस समय कोई आवाज आ रही है कि कोई लगता है आ रहा है, और मान लो अंदर 10 आदमी है, कोई कहेगा अरे तुम देखो, कौन देखेगा? सबको डर लगेगा। वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे, निकालेंगे सिर और मार देगा गोली। तब तो अंदर गड्ढा में ही सबको पेरिस्कोप दिया रहता है कि निकालो पेरिस्कोप और ऊपर ले जाओ। बाहर से कोई आ रहा है तो तुम अंदर से ही देख सकते हो। अगर इसमें गोली भी मार दिया तो कोई बात नहीं, पेरिस्कोप टूट गया, दूसरा पेरिस्कोप निकाल। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कितना काम का यह पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप से हम लोग बॉर्डर लाइन पर सिपाही लोग, जो हमारे सेना लोग के जवान हैं, वो बाहर से आने वाले किसी सिस्टम को आसानी से देख सकते हैं, वो भी कब? अंदर रहते हुए। ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाए। तो अब आप सभी बच्चे बिल्कुल समझ गए होंगे पेरिस्कोप हम बनाते कैसे हैं, पेरिस्कोप में कैसे क्या करना होता है। और कुछ नहीं, घर पे एक बार पेरिस्कोप बनाना, एक बार पेरिस्कोप बनाना, अपने से बनाना, एकदम हमने आसानी से समझा दिया है। लाइफ टाइम बुढ़ारी तक तुमको याद रहेगा कि पेरिस्कोप में समतल दर्पण, ये तो हम घर में बनाते रहते थे, ये ऐसा ही आपको याद हो जाएगा। तो अब सारे बच्चे पेरिस्कोप समझ गए हो। एक और इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है कैलिडोस्कोप। यह कैलिडोस्कोप है, यही कैलिडो है। हम कैलिडो भी तुम बच्चों से बनवाते हैं, कैलिडो भी तुम बना सकते हो। तुम्हारे घर में कोई ऐनक गिर गया, फुट गया, तो घबराना नहीं। तुम उस ऐनक का दाम 20 रुपया है, मान लो ऐनक 200 रुपया का है, गिर के फूट गया,
तो तुम उससे 500 रुपया फूटने के बाद कमा सकते हो। सीधा ऐनक 200 का, आप फूट गया था 500 के, सोचो कितनी उल्टी बात। कोई बच्चा सोच ही नहीं सकता कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अच्छा ऐनक 200 के टूट गया था 500 के, ये कैसे हो जाएगा सर? हो जाएगा। तुम ये ऐनक जैसे ही टूट गया तो तुम उसको अपने अनुसार से पेरिस्कोप लाइक बना सकते हो, छोटे छोटे पीस काट सकते हो, कई पेरिस्कोप बना लोगे। एक पेरिस्कोप भी अगर तुम कहीं किसी को दिखाओगे कि देखो ऐसे भी है, और एक पेरिस्कोप हम तुमको 40 रुपया में देंगे, पूंजी क्या लगा? पूंजी क्या लगा है? 5 रुपया केवल कांच काटने का, बस। बाकी तो सब डब्बा फेंका हुआ, ये ऐसे सब तो वैसे ही। इसी का जो दूसरा एप्लीकेशन सिखा रहे हैं, ये और महंगा है, कैलिडोस्कोप। ये और महंगा कैलिडोस्कोप। ये क्या है? 3 ऐनक ले लो, छोटा छोटा पतला पतला पीस ले लेना, एक को सीधा, दूसरा ऐसे तिरछा, तीसरा ऐसे तिरछा, और सभी को एक दूसरे में साट। 3 ऐनक को अलग अलग कोण पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए, साट दीजिए। जब तीनों ऐनक सट गया है तो अंदर में लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का छोटा छोटा टूटा हुआ चूड़ी अंदर डाल दो। वो फ्री में चूड़ी बाजार में घुस जाना, बहुत सारे चूड़ी टूटा हुआ होगा, उठा के 10-20 चूड़ी ले आना, खरीदने की जरूरत नहीं। और उसको छोटा छोटा तोड़ के अंदर डाल दो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो चावल के दाना को ही रंग दो, किसी को लाल से, किसी को हरा से, किसी को पीला से, और अंदर 10-20 दाने डाल दो। चूंकि ये दर्पण ऐसे एंगल पर है तो एक ही चावल के कई इमेज बने, और एक ही चावल के जब कई इमेज बनेंगे तो इसको अब दोनों तरफ से बंद कर दो, एक छोटा सा छेद के सहारे, एक छोटा सा छेद इधर भी, और बाहर से पूरा पैक कर दो। कोई साथी नहीं देख पाए, देखो ये पूरा पैक है, इसके अंदर ट्रायंगुलर शेप में ऐनक साटा हुआ, ये बाहर से पता नहीं चलेगा। और इसी छेद से किसी को कहो कि अंदर देखो, जैसे ही वो अंदर देखेगा और घुमाओ तो एक ही चूड़ी का कई इमेज नजर आएगा। उसको अंदर इतने रंग बिरंगा शेप नजर आएगा कि वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये ऐनक है और अंदर टूटा हुआ चूड़ी है। उसको लगेगा अंदर तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड कैलिडोस्कोप। ये कैलिडोस्कोप है, यही कैलिडो है। यानी यह एक जस्ट खेल का आइटम है और उसमें आप इससे देख करके अंदर का एक अद्भुत दृश्य देख सकते हो। ये कैलिडोस्कोप का वर्क हो गया। तो अब हम समझते हैं कि हमारे सभी बच्चों को समतल दर्पण का उपयोग एकदम क्लियर हो चुका है। अब आपको कहा जाएगा कि बताओ, पहला उपयोग ड्रेसिंग टेबल में, दूसरा सोलर कुकर में, तीसरा पेरिस्कोप में, चौथा कैलिडोस्कोप में, और पांचवा सजावट में। हम समझते हैं कि इसको हटा भी दे, हमारे सभी बहादुर पांचों उपयोग एकदम क्लियर रखा। अब हम लोग इसके बाद अभी जस्ट चलेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। देखो, बढ़िया से समझना अवतल दर्पण के उपयोग। जितना बढ़िया से ईमानदारी से समझोगे उतना ही बढ़िया से अभी हम इसके बाद शुरू होते हैं, हम सब तुमको बता देंगे और तब तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। कब? तो उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें किसका उपयोग करते हैं, और वही बच्चे सही बता पाओगे जो बच्चे बहुत बढ़िया से हमारे साथ समझे हो। ध्यान कम दोगे तो नहीं बता पाओगे, और इसीलिए समझ खूब बढ़िया से विकसित करना, तब कहेगा कि हाँ सर अब समझ। पहला देखो, एक मजे की बात बताएं। अवतल दर्पण में बड़ा छोटा बराबर तीनों इमेज बनता है। दूसरा, अवतल दर्पण का काम है कोई किरण भेजेंगे एक जगह जमा करता है। कहीं भी किरण एक जगह जमा करना होगा तो अवतल का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका पहला उपयोग सारे बच्चे का क्लियर है। अगर जेंट्स है तो हजामत बनाने में, और अगर लेडीज है तो आपको कह सकते हैं विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन के लिए। विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन का मतलब है, अब देखो आजकल सुंदरता के भी कई परिभाषा बदलते जा रहा है। पहले एकदम सुंदरता आसान है, बाल झाड़ लिए सुंदर हो। अब धीरे धीरे है कि बाल झाड़ने के बाद अब आईब्रो रंग आएगा,
ये आईब्रो का बाल कबड़ेगा, इसके बाद भी हो सकता है इसमें लाइनर लगेगा, इसमें काजल लगेगा, तो वो सब विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन। तुम चाहते हो कि विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन हो, एकदम विशेष यहाँ पे रंग आ जाए, एकदम ये वाला रंग आ जाए, तो उसके लिए तुम्हें अवतल दर्पण चाहिए। वो ड्रेसिंग टेबल से काम चलने वाला नहीं। और ये लड़के लोग में हजामत बनाने में हो गया। अभी हम इसको दिखा दें तो आप सभी बच्चे समझ जाओगे। विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन और दोनों सिस्टम आपका क्लियर। देखो हम दोनों एक ही में फोटो रखे हैं, ये हजामत बनाने में, और यही है विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन। विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन का मतलब अब एक एक पार्ट एकदम विशेष रंग रहे हैं, तो ये विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन में भी अवतल दर्पण ज्यादा उपयोगी है। सीधा सीधा बाल झाड़ना है तब ड्रेसिंग टेबल ठीक है, और नहीं तो अवतल दर्पण आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। तो अब ये लाइन तो आप बहुत बढ़िया से समझ गए। विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन भी आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका। अब देखो यहां से क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा जाएगा, उसको जरा ध्यान दो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसमें हजामत बनाने में आप चेहरा कहां रखोगे, चेहरा कहां रखोगे। अब आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि देखो लड़के क्या है, केवल इतना ही पढ़ के जाता है, लड़के केवल इतना ही पढ़ के जाता है। अरे कई लड़के का देख रहे हैं, शंकर कुमार, बाकी उन लोग का भी ओठ लाल हो गया, लिपस्टिक भी रखे हुए है। वाह रे वाह, ये हमारे लड़कन लोग में भी स्त्रैन गुण आ गया है, स्त्रियों का गुण आ गया। ये लोग यहाँ लिपस्टिक देखता है तो अपना वाला देखता है कि मेरा मोबाइल में है कि नहीं, और यहाँ भेज देता है कि है सर मेरे पास भी है। जरा ध्यान से समझो, ध्यान दो इधर देखने में। कई लोग लिपस्टिक खोजे में हमारे लड़कों लोग लगल, लड़की लोग का लगे तो बात समझ में आता है। लड़कन लोग खोज रहा है कि हमारे कमेंट्स में है कि नहीं, फोटो जरा देखे दे लिपस्टिक, और ओठ लाल भेज दे वहां पर। तो लड़कनों लोग के ओठ लाल हमारे हो गया। बढ़िया से सुनो, अब जरा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, एकदम एक एक लाइन ध्यान देगा ना, तब लगेगा कि हाँ सर एकदम सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, एकदम सही होते जा रहे हैं। हमने अभी आपको बताया कि देखो आसान क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ यही पूछेगा हजामत बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो आप बिल्कुल सही आंसर दे दिए कि हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन को फिर उल्टा कर देगा और आपसे कहेगा कि बोलो हजामत बनाने के लिए चेहरा को कहां रखोगे, चेहरा को कहां रखोगे। चॉइस ए सी पर, चॉइस बी एफ पर, चॉइस सी एफ सी के बीच, एफ और सी के बीच, और चॉइस डी आपको दे रहे हैं पी और एफ के बीच, और चॉइस ई दे रहे हैं अनंत सी के बीच, अनंत और सी के बीच। बोलो हजामत बनाने के लिए चेहरा कहां रखोगे। ये एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। और अब इसका आंसर देने का मतलब आप लोग एकदम सीख रहे हो। क्वेश्चन का मतलब यही है, सुर ताल एकदम लगे कि हाँ सर एकदम चैनल पकड़ता है मेरा, एकदम सीख रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर, शाबाश। कई बच्चे, अधिकांश लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। देखो एक बात तुम्हें समझाए थे, याद करो, अवतल दर्पण में पी एफ सी, एफ तक तो वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, एफ तक वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा प्रतिबिंब में हजामत कैसे बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब में विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन कैसे हो। तुम ऐनक के पास जाओ और पैर ऊपर और मुड़ी नीचे नजर आए तो दाढ़ी बनेगा तुम्हारा और लाइनर लगेगा। तो इसके लिए तुम्हें सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखना पड़ेगा, और बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ अवतल में बनता है, समतल में बराबर और उत्तल में छोटा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसी में बड़ा इमेज बन सकता है, एफ पी के बीच जब चेहरा करेंगे तब। और इसीलिए हजामत बनाने के लिए, विशिष्ट सौंदर्य प्रसाधन के लिए हम लोग पी और एफ के बीच अपना चेहरा रखते हैं, जिससे काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है और हम बेहतर ढंग से अपना परफॉर्म करते हैं। चलिए बहुत सुंदर, देखिए पहला नंबर हमारे सभी बच्चे को क्लियर हो गया। मैं चाहता हूं दोनों स्टेप तुम्हारा एकदम क्लियर होते चला जाए कि सर पूरी बात एकदम क्लियर समझ में आ। दूसरा नंबर अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है, इसको हम लोग कहते हैं सोलर कुकर में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग आपको समझा रहे हैं। सेकंड नंबर,
सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। व्हाट इज सोलर कुकर? अभी हमने देखा सोलर कुकर दो तरीके का होता है। समतल दर्पण के सोलर कुकर में तलने भूनने का काम नहीं होता है, लेकिन अवतल का एक विशेषता है कि अगर अनंत का प्रतिबिंब है, वस्तु है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, सभी लाइन फोकस पर जाएगा और अवतल दर्पण फोकस पर अवरक्त प्रकाश को जमा करता है और इसीलिए इसके फोकस पर अगर कुछ बनाएंगे तो वो चीज भोजन बन सकता है, भोजन बन सकता है। और ये देखो सोलर कुकर आपको हम दिखाएं तब ज्यादा बढ़िया समझोगे कि सर दोनों सोलर कुकर हमको अब समझ में आ गया। ये देखो अवतल दर्पण का सोलर कुकर है, ये अवतल दर्पण का सोलर कुकर है, चारों तरफ से अवतल दर्पण है। इसके फोकस पर एक कुकर रखें, जैसे ही धूप में रखेंगे तो एक फोकस पर ऊष्मा आएगा, यहां जो रखोगे वो चीज भोजन तुरंत बन जाएगा। आप चाहते हो कि इसमें पूरी छान दे तो कोई बात नहीं, आप इसका ढक्कन खोलिए, तेल डालिए, इसमें पूरी छना जाएगा। भुजिया भूंज दें, इसमें भुजिया भी भुंजा जाएगा। इसमें तलने भूंजने सभी काम हम लोग कर सकते हैं। यह अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में हो गया। तो अब आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि अगर अवतल दर्पण का सोलर कुकर में रहेगा तो एक बॉक्स हो गया और इसके फोकस पर हम लोग एक स्टैंड लगा देते हैं। जैसे ही धूप में रखते हैं फोकस पर सभी एक जगह जमा हो जाता है और इसके बाद यहीं पे कुकर रख दिए तो भोजन बन के तैयार हो जाता है। इस कुकर को ही हम लोग सोलर कुकर के नाम से जानते हैं। तो अब आप सभी बच्चे का सोलर कुकर भी स्टेप बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब अगले क्लास में हम लोग अवतल दर्पण के बाकी उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, फिर मेरा क्वेश्चन और तब उसके बाद F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे। उसके अगले क्लास में दर्पण सूत्र, आवर्धन क्षमता और कुछ न्यूमेरिकल आपको चलाएंगे। उसके बाद परावर्तन सेक्शन निकल जाएगा, तब अपवर्तन चलेगा। तो हम लोग धीरे धीरे इस पेज को बढ़ाते चले जाएंगे। बिल्कुल रोटी वगैरह इसमें हर चीज बन सकता है, इसमें किसी चीज बनाने में समस्याएं नहीं। तो आज का क्लास यहीं तक। उम्मीद है कि आप क्लास बहुत बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास इसके बाद हम लोग आगे चले। इसमें कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट के लिए जल्दी से कोई बच्चे के मन में है आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके मन के 1-2 प्रश्न जो है उसको हम अपने से क्वेश्चन आंसर कर दें। सर ऑफलाइन कब से पढ़ाइएगा? तो आंसर है 7 जून को बता देंगे। 6 जून को अनाउंस हो जाएगा, संभावित है 7 जून से। ऐसे आपको एक अच्छी बात बता दें, 11 जून से कुछ एग्जामिनेशन प्रारंभ होने वाले हैं, जिसमें बीएड का ही कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट सीईटी का परीक्षा है। बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए 11 जून से कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है। ये लॉकडाउन के बाद का पहला टेस्ट है जो 11 जून से निर्धारित है। अगर यह टेस्ट संचालित हो जाता है तो संभावित है सभी जगह सब सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा और खुल जाएगा। इसीलिए ऑफलाइन के लिए जो सूचना आपको चाहिए वो 6 जून को हो जाएगा। 6 को आपको सूचना दे देंगे। संभावित है 7 से आपका खुल जाएगा। 11th क्लास का भी ऑफलाइन चलेंगे और बाकी 12th जैसे चल रहा था सब चले। दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग तो कंटिन्यू करते जाएंगे। जो नए बच्चे हैं अब इधर नया एडमिशन के लिए हमारे पास, वो 2 अगस्त को एकदम तैयार रहिएगा। इसमें क्रैश कोर्स का एडमिशन शुरू होगा जिसमें 0 लेवल टू हीरो लेवल चलेगा। इसमें क्रैश कोर्स का फी लगभग निर्धारित 1400 रहता है। एक दिन 2 अगस्त को ऑफर होगा, मात्र ओनली 700 के आसपास में आपका पूरा कोर्स एक बार फिर से पूरा बारहमा पढ़ पाओगे, वो भी ऑब्जेक्टिव धुआंधार ढंग से। तो इसीलिए जो नए बच्चे हो वो एकदम तैयार रहना। 2 अगस्त एक दिन ऑफर मिलेगा। तुम क्रैश कोर्स में बढ़िया ढंग से जुटोगे और जबरदस्त 0 से हीरो लेवल चलेगा। तुम पहले कुछ नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 700 में ही तुम पूरा फिजिक्स ऑनलाइन घर बैठे पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड मिलेगा, पूरे मनोरंजक ढंग से आराम से पढ़ोगे। ऑफलाइन भी क्लासेस हो सकता है। तो आप जैसा है दोनों सिस्टम इसका आपको अप टू डेट कर दिया गया है। तो ये आपको अनाउंस कर दिए, इधर का हो गया। 7 तारीख ऑफलाइन बैच भी आप जान गए। 11th क्लास के लिए जो है 7 जून से आपका संभावित है 11th क्लास शुरू हो जाएंगे। 11th का फी तो लगभग 3000 फिजिक्स का होते थे। इस बार कोरोना के कारण ऑनलाइन वाले बच्चे का तो चल रहा है। ऑफलाइन का फी हम केवल
जो बच्चे केवल ऑफलाइन पढ़ने आएंगे केवल 1000 ही फी लेंगे, केवल गुरु दक्षिणा लेंगे, तो 11th एक बार उसको ऊपर से पूरा एक बांध देंगे ताकि उसको कोई समस्या ना हो। तो इसीलिए किसी 11th के जो बच्चे हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जानकारी दे दोगे। फी भी 1000 केवल लगेगा। 7 जून से उनका सिस्टम उम्मीद है शुरू हो जाने। चलिए, टेस्ट में आज सभी बच्चे आज टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। आज सभी का क्विज करवा देते हैं। आज क्विज होगा 4 बजे शाम, 4 बजे शाम में आज क्विज होगा। टेलीग्राम पर क्विज रोबोटिक होता है, रोबोट द्वारा वहां से आंसर भी मिलेगा। मुझे अच्छा लगेगा 15 क्वेश्चन के क्विज में 15 में 15 अंक लाते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सारे बच्चे एकदम तैयार रहिए। चलिए, तो अब आज का जो आप लोगों का क्वेरी था, क्वेरी भी लगभग लोगों का निकल गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्लास अभी इंग्लिश का है। सारे बच्चे इंग्लिश के साथ एंजॉय करिए, इंग्लिश का क्लास कीजिए और इसमें नेक्स्ट क्लास इंग्लिश विषय के साथ आप आगे की ओर बढ़े। जून लिख दिए हैं, जुलाई होना चाहिए, सॉरी। आप लोग एक एक चीज बड़ा बढ़िया से ध्यान दे रहे हो। चलिए, सुधार दिए भाई, सुधार दिए। ले, बहुत बड़ा गलती पकड़ लिया था तुम लोग तो एकदम गरीब पकड़ने में लगा रहता है। एकदम जुलाई सर गलती कर दिए सर, पकड़ लिए सर, बह रहे तेज चला। बहुत बढ़िया।